301 से लेकर 350 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ये पेपर वन यूजीसी नेट का है। आप इसे जो है एक बार पूरा वीडियो देखें और दोबारा जो रिवीजन के लिए देखें और पूरा देखने का प्रयास करें, और हो सके आपके पास समय है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि सब्सक्राइब करने की इच्छा नहीं है तो नहीं करिए, लेकिन वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 301 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 301 में लिखा है, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है आपका, ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए में दिया है आपका विषय वस्तु के अच्छादान के आधार पर, बी छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, सी छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, और डी जो है कक्षा के शिक्षण सामग्री के उपयोग के आधार पर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे, इससे पहले इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें शिक्षक, छात्र एवं पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। इन तीनों का संबंध सकारात्मक होता है तो शिक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। शिक्षण का परिणाम अधिगम होता है। यदि शिक्षण प्रभावी स्थिति में संपन्न होता है तो परिणाम स्वरूप अधिगम शिक्षा सीखना पर स्तर उच्च होगा। अतः शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह था इसका व्याख्या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 302 में आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन पढ़ते हैं, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। तर्क दिया है, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण में उपयुक्त होना चाहिए। निम्नलिखित में से सही उत्तर चयन करें। ऑप्शन ए गलत है लेकिन आर सही है। बी में बोला है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और इसका ऑप्शन आगे देखते हैं। सी में बोलता है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। डी में कहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए आपका सही है लेकिन आर जो है आपका गलत है। अब इसकी व्याख्या हम लोग यहाँ पर देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, व्याख्या में लिखा है, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। अभिकथन सत्य है, ये सत्य है, लेकिन अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण में उत्पन्न होना चाहिए। तर्क आर सत्य नहीं है, इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 303 में आ गए हैं। नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कूट का चयन कर अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन नहीं, एक कूट में आपका आंसर होगा। तो ये ए नंबर में लिखा है, शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उसका उपयोग। बी में है विद्यालय समुदाय संपर्क। सी में है विद्यालय के कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के माता पिता की रुचि। डी में है शिक्षक की विशेष संबंधी जानकारी। ई में है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों के आयोजित करने की आवृत्ति। एफ में है शिक्षक के वाचिक तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल। अब इसमें कूट में आंसर आपको करना है, तो कूट है आपका ए नंबर बोला है, डी ई तथा एफ सही हो जाएगा। बी में जो है ए डी तथा एफ सही हो जाएगा। सी में बोला है ए बी और सी सही हो जाएगा। डी में कहा है बी सी और ई सही है। तो इसका आंसर आपको जो देखा जाए, इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि हम लोग देख रहे हैं जैसा कूट में, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका जो है बी जो है आपका सही हो जाएगा। मतलब क्या है, बी में क्या लिखा है, ए डी और एफ जो है आपका सही है। अब इसके जो हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, तो व्याख्या बोलता है, शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार की व्यवहार करें और इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति करें। शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है। ए शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उसका उपयोग। डी शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी। एफ शिक्षक के वाचिक तथा अनवाचिक संप्रेषण कौशल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 304 में आते हैं। 304 में क्या लिखा है, नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं, उनकी पहचान कीजिए। जो महत्वपूर्ण व्यवहार है और अपना उत्तर कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर कूट में आंसर करना है। तो एक नंबर में लिखा आपका, क्या बताया जाना है इसके बारे में शिक्षक की टिप्पणियाँ द्वारा संरचना। दो विषय वस्तु और प्रक्रिया स्तर के प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछना। इसके बाद आपका जो है
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पाठ की स्पष्टता जिसका अर्थ जिस सीमा तक प्रस्तुतियाँ जटिल नहीं हैं। उसके बाद आपका 4 में है परीक्षाकर्ता जिसका प्रयोजन छात्रों की अपनी बातों की ओर अधिक स्पष्ट करना है। 5 में लिखा है अधिगम के प्रति संप्रति संपलितता दर जब छात्र संगत कार्य पर हो। और 6 में आपका बोला गया है 6 में बोला है वह दर जिस पर छात्र दत्त कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं। अब यहाँ पर आपका जो है कूट दिया है, तो कूट देखते हैं। ए नंबर में आपका दिया है ए 4 और 5 आपका सही होगा। बी में है 2 3 और 4, सी में है 3 5 और 6, डी में है ए 4 1 ए मतलब 1 है और 4 है और 6। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 3 5 और 6 आपका सही है। अब हम लोग इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं इसमें व्याख्या। सी में लिखा है शिक्षण की प्रभुत्ता के महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार नियम है। 3 पाठ की स्पष्टता जिसका अर्थ जिस सीमा तक प्रस्तुतियाँ जटिल नहीं है। 5 अधिगम के प्रति समर्पित सफलता दर जब छात्र संगत कार्य पर हो। 6 वह दर जिस पर छात्र दत्त कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं। 305 नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 305 में क्या लिखा है एक स्मार्ट कक्षा मतलब क्या है, जो आज के समय में स्मार्ट कक्षा को किया जा रहा है। कक्षा एक शिक्षण स्थान है जो है एक स्मार्ट कक्षा एक शिक्षण स्थान है जो कि है। यहाँ पर आपको कूट में आंसर करना है, तो यहाँ पर आपके जो है पॉइंट वाइज दिए हैं, इसमें से कौन कौन सा सही होगा उसको जो है कूट में आंसर करना है। तो पहले देखते हैं पहला क्या लिखा है स्मार्ट पैनल जिसमें टच पैनल कंट्रोल सिस्टम है, एक हो गया। 2 में लिखा है पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी पीसीआर प्लेयर, ये भी हो गया। 3 में आपका लिखा है दस्तावेज कैमरा और विशेष सॉफ्टवेयर। 4 में है प्रोजेक्टर और स्क्रीन। अब इसमें कूट में आपका आंसर करना है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन है ए में दिया है 1 और 2 सही है, बी में बोला है 2 और 4 सही हो सकता है, सी में है 1 2 और 3 सही है, और डी में लिखा है आपका 1 2 3 और 4 सही है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, मतलब 1 2 3 और 4 सब सही है। अब इसकी थोड़ा हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में क्या लिखा है एक स्मार्ट कक्षा का शिक्षण स्थान है जो कि है स्मार्ट पैनल जिसमें टच पैनल कंट्रोल सिस्टम है, मतलब टच पैनल होना चाहिए। पीसी मैंने कंप्यूटर लैपटॉप कनेक्शन पर डीवीडी वीसीआर प्लेयर, दस्तावेज कैमरा और विशेष सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर और स्क्रीन, ये सब जो है कि आपका व्याख्या के रूप में बताया गया है। अब क्या है 306 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जैसे ये क्वेश्चन हम लोग जो पढ़े ये जो है कि आपका जो 2018 का क्वेश्चन था। अब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 306 है छात्रों की अपनी प्रकृति और सामाजिक परिवेश से परिचालित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में आपका लिखा है ना, ए में है संग्रहालय, बी में है पुस्तकालय, सी में है पाठ्य पुस्तक और डी में है प्रयोगशाला। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका जो है कि संग्रहालय सही हो जाएगा। अब इसमें जो है कि हम लोग देखते हैं इसका जो है क्या देखते हैं व्याख्या। संग्रहालय के माध्यम से छात्रों को अपनी प्रकृति और सामाजिक परिवेश से प्रचलित किया जा सकता है। संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो समाज की सेवा और विकास के लिए जन सम्मान के लिए खोला जाता है और इसमें मानव एवं पर्यावरण के विरासतों के संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए होता है। प्रयोगशाला विधि, इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपस्थित यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सहायता से विषय वस्तु के तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों, संबंध आदि की सत्यता का जांच करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 307 में पहुंच गए हैं। तो 307 नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा है ये हम लोग देखते हैं। 307 में आपका लिखा है 307 में आपका क्वेश्चन है ना क्या है, तो हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। अच्छे अध्यापन के लिए आप किस स्कूल का चयन करेंगे, मतलब एक अच्छा अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए आप कौन सा स्कूल जो है कि चॉइस करेंगे, चुनेंगे। तो ए नंबर लिखा है पब्लिक स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल। बी नंबर लिखा है राजकीय ग्रामीण स्कूल, मतलब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहेंगे या जो राजकीय ग्रामीण स्कूल है उसमें पढ़ना चाहेंगे। सी में दिया है प्राइवेट ग्रामीण स्कूल, मतलब जो प्राइवेट है और ग्रामीण में है, गांव में है उस स्कूल में। या डी नंबर सरकारी स्कूल। तो इसमें आपका जो है कि पसंदीदा कुछ भी हो सकता है, आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार आप जो है कि स्कूल को चॉइस करिएगा। यहाँ पर आपका जो है कि पैसा भी मायने रखता है कि आपके पास पैसा है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट में पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं।
तो ये भी चीज़ है। तो इसका आंसर अपने अनुसार आपको देना है, लेकिन इसका देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ बताया गया है, तो देखते हैं इसको। अच्छे अध्यापन के लिए भौतिक परिवेश तथा सामाजिक एवं संज्ञानात्मक माहौल का विद्यार्थी की पढ़ाई पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। उसके सीखने की प्रक्रिया की ओर तेजी से उत्प्रेरित किया जा सकता है। अतः एक अच्छा वातावरण उसके स्वास्थ्य एवं शिक्षा में वृद्धि करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 308 में आ चुके हैं। 308 में क्या लिखा है, 308 हम लोग देखते हैं, है ना। 308 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो है जो पूछा जा रहा है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं साक्षर करने के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकूंगा यदि मैं अध्यापन करूं। ए नंबर ग्रामीण स्कूल में, बी नंबर शहरी स्कूल में, और सी नंबर प्राइवेट स्कूल में, और डी नंबर किसी सरकारी स्कूल में। मतलब साक्षर होने के लिए आपको कोई भी स्कूल यदि पढ़िएगा तो साक्षर तो हो ही जाइएगा। तो इसका जो है कि आंसर अपने समझ के अनुसार आप करिएगा। और यहाँ पर जो है इसका व्याख्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं। मैं साक्षर करने के उद्देश्यों से प्राप्त कर सकूँगा यदि मैं किसी सरकारी स्कूल में अध्यापन करूँगा। तो ये चीज़ है। अब हम लोग जो है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति को पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग 309 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। 309 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा है, अपने शिक्षण क्षेत्र का पोर्टफोलियो बनाने के लिए चरणों को प्रभावित अंतिम चरण के क्रम में व्यवस्थित करें। ए नंबर में आप क्या है, ए नंबर में है कि तय करना है कि पोर्टफोलियो कौन नियोजित करेगा। बी में आपका लिखा है पोर्टफोलियो का उद्देश्य तय करना। सी में लिखा है तय करना है कि क्या तय करना है, पोर्टफोलियो में कौन कौन से उत्पाद और कितने नमूने रखे जाएं। डी में लिखा है संज्ञानात्मक कौशलों के प्रवृत्तियों की पहचान करना। ई में लिखा है पोर्टफोलियो का रूब्रिक बनाना। तो ये जो है आपका जो है इतना सारा चीज़ था, और इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन हैं, और 4 ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब बी पहले होगा, डी होगा, ए होगा, सी होगा, उसके बाद ई होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। शिक्षण का क्षेत्र पोर्टफोलियो बनाने के चरणों का प्रारंभिक से लेकर अंतिम चरण तक, मतलब पहले से लेकर अंतिम चरण को यहाँ पर देखें। पहले हम लोग को क्या करना है, सर्वप्रथम पोर्टफोलियो का उद्देश्य तय करना है। मतलब हम लोग जो है कि सबसे पहले जो है पोर्टफोलियो का जो उद्देश्य है उसको जो है कि तय कर लेना है। उसके बाद क्या, फिर पोर्टफोलियो के अनुसार संज्ञानात्मक कौशलों और प्रवृत्तियों की पहचान करें। उसके बाद हम लोग को जो है कि क्या करना है, उसका जो है कि संज्ञानात्मक कौशलों का प्रवृत्तियों की पहचान करना है। अब तय करना है कि पोर्टफोलियो कौन कौन से नियोजित करेगा। इसके बाद हम लोग उसके पश्चात तय करना है कि पोर्टफोलियो में कौन कौन से उत्पाद कितने नमूने रखे जाएंगे। उसके बाद अंत में पोर्टफोलियो का रूब्रिक बनाना, और अंत में जो उसका क्लियर कर लेना, मतलब रूब्रिक जो है कि बनाना है। अब हम लोग 310 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 310 में क्या लिखा है, इसको भी जो कोट में आंसर करना है। दिए गए शिक्षण विधियों को स्पेक्ट्रम से कथोपकथन कथन संवाद किन्हें कहते हैं उसकी पहचान करें। एक में दिया है शिक्षण दल का प्रदर्शन, 2 अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन, 3 में है सामूहिक चर्चा एवं अनुचित क्रिया प्रस्तुतिकरण, 4 में है अनुरूपता एवं भूमिका निर्वाह, 5 में है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एवं व्यवहारिक कार्य। अब यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन दिए हैं, है ना, ये ऑप्शन के अनुसार आपको जो है कि टिक करना है। तो यहाँ पर क्या है, एक नंबर में आपको लिखा है 1 और 3, बी में लिखा है 4 और 2, सी में लिखा है 2 और 3, डी ऑप्शन में दिया है 4 और 5। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन तथा सामूहिक चर्चा एवं अनुचित क्रिया प्रस्तुति शिक्षण की विधियों का स्ट्रीम से कथोपरक संवाद कहते हैं। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग को दिया है लिस्ट, सूची 1 तथा सूची 2। तो सूची 1 में लिखा है शिक्षण विधि, उधर आपका लिखा है उदाहरण, है ना। तो ए में आपका है एक कल्पित शिक्षण, उधर 1 नंबर में आपका जो है कि जो लिखा हुआ है ना। तो इस सारी चीज़ को जो है कि मिलाना, विधि लिखा है, इधर फिर आपका जो लिखना लिखा है। बी में आपका लिखा है संवेदी शिक्षण, मतलब ये जो है सारा चीज़ आपका लिखा है। अब हम लोग इसको जो है मैच करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका जो है कि ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन जो है ऑप्शन के अनुसार बी सही हो जाएगा। तो इसका जो मिलान करना है, हम लोग यहाँ पर इसको जो है डायरेक्ट मिलान करते हैं। तो क्या है, 1 नंबर एक सूची नंबर 1 इधर आपका हो गया ये साइड में, और उदाहरण जो है इधर हो गया। मतलब एक साइड आपका शिक्षण विधि है और एक साइड में आपका उदाहरण है। तो पहला जो ऑप्शन था ए, एक कल्पित शिक्षण विधि, उसको मैचिंग आपका 3 नंबर से हो जाएगा। दल शिक्षण और प्रदर्शन में आपका मैचिंग हो जाएगा। संवादी शिक्षण विधि आपका विष्टि अध्ययन और अनुशिक्षण हो जाएगा। कार्य आधारित शिक्षण आपका अनुरूपण और भूमिका निर्वहन में हो जाएगा। और स्व अध्याय आधारित अध्यापन आपका हो जाएगा साइबरनेटिक्स और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। ये आपका जो है कि जो है सही मैचिंग हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 312 जो है हो चुके हैं, 312 को देखते हैं।
का लेवल खाली जगह के उत्क्रमित गुणापाती होता है। ए नंबर प्रणाली की विश्वसनीयता, बी जो है प्रणाली की दक्षता, सी नंबर प्रणाली की सटीकता, डी नंबर प्रणाली की बेजोड़ाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, प्रणाली की विश्वसनीयता। अब इसका जो है कि देखते हैं व्याख्या। सिंगल का लेवल प्रणाली की विश्वसनीयता है व्यक्ति नापाती होता है। विश्वसनीयता एक संभावना है कि एक विशेष समय अवधि के दौरान एक सिस्टम सही ढंग से प्रदर्शन करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 313 में पहुंच गए हैं। 313 में क्या लिखा है? 313 को जो हम लोग बढ़िया से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण विधि नहीं है? मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि जो निम्नलिखित मतलब जो यहाँ पर दिया ऑप्शन, उसमें से कौन सा जो है एक शिक्षण विधि नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग को जो है बताना है। तो ऑप्शन ए में आपका लिखा है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी में लिखा है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी में लिखा है मनोतिक्त विधि और डी में लिखा है विचार विमर्श विधि। तो आपका जो है जो विधि नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन मनोमितिक विधि जो है आपका ऑप्शन ये जो है कि आपका गलत है, गलत जो है वही सही है। मतलब कौन नहीं है तो कौन नहीं है, तो मनोमितिक विधि जो है आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बाकी सब जो है कि आपका शिक्षण विधि है। मतलब व्याख्यान विधि आपका शिक्षण विधि है, प्रदर्शन विधि आपका शिक्षण विधि है और विचार विमर्श जो है कि आपका वो भी जो है शिक्षण विधि है। लेकिन आपका जो है सी नंबर का मनोमितिक विधि जो है कि आपका शिक्षण विधि नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। उसमें क्या लिखा है? उपयुक्त विकल्पों में मनोविद विधि शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आता। यह विधि मनोवैज्ञानिक राशियों के मापन के सिद्धांत एवं तकनीकों के संबंधित क्षेत्र है। मतलब ये जो मनोवैज्ञानिक राशि है उसको मापने के लिए कार्य करता है। इसमें ज्ञान, योग्यताएं, सोच एवं व्यक्तियों के विभिन्न संगठनों आदि का पालन किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 314 मतलब 1314 व्याख्यान विधि यहाँ पर और लिखा हुआ है। व्याख्यान विधि या शिक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। यह एक तंत्रीय पद्धति है जहाँ शिक्षण एक सक्रिय भागीदार तथा छात्र निष्क्रिय होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 314 देखते हैं। डेल्टन प्लान शिक्षण पद्धति संबंधित है। ऑप्शन ए कक्षा शिक्षण का अनुमूलन कर बच्चों के स्वयं की गति में सीखने हेतु उत्प्रेरित करता है। बी में लिखा है खेल तकनीकी के द्वारा शारीरिक और कलात्मक कौशल का विकास। सी में लिखा है आपका शाला की सीमा में रहते हुए सह पाठ्यक्रम का प्रश्नोत्तर गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण। डी में आपका एक मुक्त शाला प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास से स्वयं के लिए सीखता है। तो ये आपका जो हो गया, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है डी जो है सही हो जाएगा। आपका डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है, अब हम लोग व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। व्याख्या में क्या लिखा है? डेल्टन प्लान का शिक्षण एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अमेरिका के शिक्षण शास्त्री कुमारी हैनल प्राखट ने आरंभ किया। सन 1912 में हैनल ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई। यह योजना मुक्त शाला प्रणाली से संबंधित है जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास में स्वयं के लिए सीखता है। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 315 में आ चुके हैं। 315 में क्या लिखा है देखते हैं। मानस मानचित्र एक तकनीकी है। ऑप्शन ए विवेचन विधि की, ऑप्शन बी सक्रिय अधिगम विधि की, ऑप्शन सी समस्या समाधान विधि की, ऑप्शन डी स्वतः शोध विधि की। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी समस्या समाधान विधि। मानस मानचित्र एक तकनीकी है आपका समस्या समाधान विधि का। तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। मानस मानचित्र समस्या समाधान विधि की एक तकनीकी है। समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थी के पाठ वस्तु से संबंधित होती है। इसमें छात्रों को करके सीखने के अवसर उपलब्ध होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 316 का जो है कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं 16 को यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है कि 316 नंबर का क्वेश्चन जब देखते हैं तो हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 316 छात्रों को कक्षा की गतिविधियां में भाग लेने का मौका देना निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम उपागम की विशेषता है। मतलब यदि कोई बालक को जो है क्या है कोई गतिविधि में भाग लिया जाता है तो क्या कर रहा है, उसका जो कौन सा शिक्षा
शिक्षण अधिगम की विशेषता को जो है दर्शाया जा रहा है, इसको हम लोग क्या समझना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए आधिकारिक, ऑप्शन बी सत्तावादी, ऑप्शन सी हस्तक्षेपी नीति और डी जो है लोकतंत्रीय। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, लोकतंत्रीय। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, छात्रों की कक्षा गतिविधियों में भाग लेने का मौका देना एक लोकतांत्रिक शिक्षण अधिगम उपागम की विशेषता है। लोकतांत्रिक कक्षा एक तरह से सीखने का माहौल है जहां बच्चों की आवाज़ सुनी जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शिक्षक और शिक्षार्थियों दोनों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। लोकतांत्रिक कक्षा छात्रों के विचारशील मानव बनने का अधिकार देता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, साथी नागरिकों का देखभाल, सहानुभूति, सम्मान जैसे आदर्श है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 317 जाते हैं। 317 में क्या लिखा है, 317 में लिखा है समूह शिक्षण में सभी निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं सिवाय, मतलब समूह शिक्षण जो होता है उसमें सब सम्मिलित होता है। यहाँ पर लिखा है सिवाय, मतलब यहाँ 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है, बाकी जो है सम्मिलित होता है, उसके बारे में यहाँ पर जो है कि आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ना दक्ष शिक्षक, ऑप्शन बी में लिखा है शिक्षक दल, ऑप्शन सी में लिखा है कठोर शिक्षण विधि, ऑप्शन डी में लिखा है समूह नियोजन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा, मतलब कठोर शिक्षण विधि। मतलब समूह शिक्षण में सभी निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं, लेकिन कहीं भी कठोर शिक्षण विधि जो आपका जो कठोर है वो जो आपका नहीं होगा। तो आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। तो इसका यहाँ जो है व्याख्या देखते हैं। समूह शिक्षण में 10 शिक्षक दल समूह नियोजन सम्मिलित होते हैं, लेकिन कठोर शिक्षण विधि सम्मिलित नहीं है। समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक योजना बनाने तथा उनको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, मतलब जो है चाइल्ड सेंटर और जो है कि आपका टीचर सेंटर के बारे में यहाँ पर जो है कि हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या परिशिक्षक केंद्रित अध्यापन विद्या है। परिशिक्षक, यहाँ पर परिशिक्षक के बारे में बताया गया क्रियाशील अधिगम, सहकारी अधिगम, आगमनात्मक अध्यापन का अधिगम, डी में है निष्क्रिय अधिगम। यहाँ पर आपको जो है कि आंसर करना है, आपका यहाँ पर कूट में आंसर करना है। ए में दिया है आपका, ए में आपका दिया ए बी सी, बी में दिया बी सी डी, सी में दिया ए और डी में लिखा है ए सी डी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए में क्या लिखा है, शिक्षण केंद्रित शिक्षण विद्या गतिविधियों का ध्यान शिक्षक के शिक्षार्थियों की ओर संस्थानित करती है। क्रियाशील अधिगम, सहकारी अधिगम, आत्मक अध्ययन और अधिगम, समस्या समाधान, मस्तिष्क झंझावात आदि शिक्षार्थी का केंद्रित शिक्षण विद्या है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 319 जो है कि आपका जो है कि अभिकथन और जो है कि तर्क में दिया गया है। तो ए में लिखा है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम शिक्षार्थियों का सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करता है। और आर में आपका क्या लिखा है, आर में लिखा है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम या नहीं मानता है कि अधिगम अनुभव में शिक्षार्थी की आवश्यकता को केंद्रीय भूमिका है। तो इसको जो है कि आपको जो है ऑप्शन के अनुसार आंसर करना है। तो यहाँ पर ए नंबर में आपका लिखा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में लिखा है आपका ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी में लिखा है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। और डी में लिखा है कि आपका ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षार्थी को विभिन्न क्रियाओं में शामिल कर समस्या समाधान कौशल सीखना, शिक्षार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित करना, शिक्षार्थियों में सहयोग की प्रोत्साहित करना आदि क्रियाओं द्वारा अनुभव प्रदान किया जाता है। अतः शिक्षार्थी केंद्रित उपागम यह मानता है कि अधिगम अनुभव के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं से केंद्रित भूमिका होती है। मतलब क्या है, एक विद्यार्थी को जो है सीखने के अलग अलग अवसर जो है कि प्राप्त होते हैं, उसको जब शिक्षार्थी केंद्रित भूमिका में जब डाला जाता है तो जो है कि उस भूमिका से समस्या समाधान कौशल का विकास होता है, सोचने में प्रेरित होता है, मतलब हर प्रकार से जो है आगे बढ़ने का कार्य करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 320 में पहुंच गए हैं। छात्र केंद्रित उपागम में शिक्षक।
ए नंबर में है बाह्य पुरस्कारों के अधिक से अधिक उपयोग करता है। बी में छात्रों को अधिक जिम्मेवारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब ए में लिखा है कि जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार का जो प्रोवाइड करना है, छात्रों को जो अधिक जिम्मेवारी लेने का प्रोत्साहित करना है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर दो। और सी में लिखना है, सी में है प्रभावी शिक्षा के लिए उचित शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करता है। और डी में लिखा है शिक्षक वर्तमान को भूतकाल के संबंध के करने का प्रयास करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है, छात्रों की अधिक जिम्मेवारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब यहाँ पर हम लोग जो है कि ये जो है आपका जो है किसका आपका क्वेश्चन है, तो ये 2021 का क्वेश्चन है। यूजीसी नेट आपका देख सकते हैं कि ये 2021 का क्वेश्चन है। अब बी नंबर का जो है छात्र, इसकी व्याख्या देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा छात्रों को अपने सीखने के सक्रिय रूप में भाग लेने की अनुमति देती है। छात्र केंद्रित कक्षा में गतिविधियों का फोकस छात्र होता है। मतलब जो है कि जो भी जो है फोकस किया जाता है बालक को जो है कि वहाँ पर जो फोकस किया जाए। इसका अर्थ यह है कि शिक्षार्थियों को छात्र केंद्रित दृष्टिकोण बोलने, सुनने, लिखने और अन्य छात्रों के सहयोग करने से सहित कार्यों का एक श्रृंखला में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक शिक्षक एक छात्र की बड़ी हुई जिम्मेवारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 321 में आ गए हैं। 321 में क्या लिखा है, जब कोई शिक्षक किसी विषय के सर्वाधिक समान विचारों को प्रस्तुत करने के बाद धीरे धीरे विस्तार और विशिष्टताओं की ओर अग्रसर होता है तो इसे खाली जगह कहा जाता है। ए नंबर सह अधिगम, बी नंबर आगमनात्मक सोच और सी नंबर आपका जो है विधि शास्त्रीय परीक्षा, डी नंबर प्रागामी विभेदीकरण। ये देखिए क्वेश्चन जो है 2021 में ही पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रागामी विभेदीकरण। जब कोई शिक्षक किसी विषय को सर्वाधिक समान विचारों को प्रस्तुत करने के लिए बाद धीरे धीरे विस्तार और विशेषताओं की ओर अग्रसर होता है तो इसे प्रागामी विभेदीकरण कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 312 की ओर बढ़ते हैं, 322 की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो है सूची दिया गया है और सूची 1 और 2 को मिलान करना है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग जो है कि मिलान करते हैं व्याख्या में। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका सूची का सही सुमेलन आपका होगा आमने सामने का अंत क्रियात्मक विधि आपका हो जाएगा परिचर्चा के साथ साथ विमर्शात्मक प्रश्न। आपका मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि हो जाएगा मॉड्यूल अनुदेशात्मक सामग्री। शिक्षण और व्यक्तिगत विधि हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशात्मक पैकेज। और शिक्षण की ऑनलाइन विधि हो जाएगा प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीकी। ये आपका जो है सही मिलान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2021 जून में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 323 में आ गए हैं। 323 में क्या लिखा है, विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध अध्ययन किया जिसमें विद्यार्थियों के परिवार और उनके आवास के सामाजिक आर्थिक स्तरों के अनुसार उसकी सहभागिता के स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति का प्रयोग किया गया। इस अध्ययन में किस चर का स्वतंत्र चर कहा गया। ऑप्शन ए व्याख्यान या सब प्रदर्शन विधि पद्धति, बी में लिखा है विद्यार्थियों का सहभागिता स्तर, सी में लिखा है उसके परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर और डी में लिखा है परिवार का आवास। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। मतलब क्या है, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। और इसकी व्याख्या देखते हैं, ये भी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2020 नेट में पूछा है। नेट का जो है ये 2020 का क्वेश्चन है, तो ए नंबर आपका आंसर सही हो गया। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध किया जहां उसने व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति के प्रयोग से अपने शोध को पूरा किया और निष्कर्ष प्राप्त किया कि यह एक स्वतंत्र चर है क्योंकि यह किसी भी प्रकार के शोध आंकड़ों पर निर्भर नहीं है। दूसरे प्रकार के आंकड़े उपलब्ध होने पर भी यह पद्धति शोध में सहायक होती है, किंतु अन्य सभी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं, अतः यह स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर आपका यहाँ पर कारण, जोड़ तोड़ और इधर आश्रित चर आपका हो गया प्रभाव और परिवर्तन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 324 में आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा है जब टीएल मॉडल अपनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाएगा। जब टीएल मॉडल अपनाया जाएगा तो किसे सही माना जाएगा, यहाँ पर हम लोग देखना है। और ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 दिए हैं, उसमें से एक आपका जो है सही होगा। तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन जो है दिया है शिक्षण अधिगम स्वतंत्र कार्य है। ऑप्शन बी में लिखा है शिक्षण और अधिगम में अभिन्न संबंध होता है। ऑप्शन सी में लिखा है आपका कोई अधिगम ना होने पर भी शिक्षण कहा जा सकता है। और डी में लिखा है आपका
शिक्षण कार्य के बिना भी अधिगम हो सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब हम लोग जो है कि क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है, शिक्षण और अधिगम के अभिन्न संबंध होते हैं। अब इसका जो है कि हम लोग व्याख्या देखते हैं। ये जो आपका 2020 नेट में आपका ये सवाल पूछा गया था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका आपका व्याख्या। टीएल मॉडल एक प्रकार का दृष्टिकोण है जो शिक्षण अधिगम वातावरण को बेहतर बनाता है, जिसमें शिक्षकों और शिक्षार्थियों के व्यवहार से सम्मिलित होता है। अतः टीएल मॉडल शिक्षण और अधिगम के अभिन्न संबंध को सही मानता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 325 की ओर बढ़ रहे हैं। 325 में क्या लिखा है, शिक्षण एक प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका विवरण वर्णन होता है। ऑप्शन ए शिक्षक व्यवहार जिसमें शिक्षक छात्र वार्ता शामिल है। ऑप्शन बी अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी सम्मिलित है। ऑप्शन सी अधिगमकर्ता व्यवहार जिसमें व्यक्तित्व के गुण शामिल हैं। तो और डी में आपका लिखा है, डी में क्या लिखा है, विषय वस्तु जिसमें विषय की तार्किक संरचना शामिल है। ये आपका जो है जून 2020 यूजीसी नेट का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, शिक्षण एक प्रतिमान अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षण व्यवहार भी शामिल है का वातावरण होता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 326 में हम लोग आ गए हैं। नीचे दी गई अधिगमकर्ता की विशेषता में से कौन से क्षेत्र निर्भर अधिगम शैली से जुड़ी हुई है। एक नंबर में लिखा है सिद्धांतों तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना। 2 में लिखा है अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। 3 में आपका बताया गया है दिए गए कार्यों का संबंध में शिक्षक के साथ औपचारिक अंतक्रिया। 4 में लिखा है सहयोग के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना। 5 में दिया प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सहयोग को अधिक महत्व देना। और 6 में लिखा है आपका अवधारणा और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान देना। ये आपके जो है कि आपका जो है ये सारा जो है 6 आपका दिया गया है, जिसमें से आपका जो है सही क्या होगा, ऑप्शन आपको देखना है। 4 ऑप्शन दिए हैं और ये कूट में आंसर देना। ये क्वेश्चन 2020 जो है नेट में पूछा गया था। तो ये आपका जो है कि पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन 1 में क्या लिखा है, 1 2 3 सही होगा। बी में लिखा है 2 3 4 5 सही होगा। 6 में लिखा है 2 5 6 सही होगा। और डी में लिखा है आपका 4 5 और 6 सही होगा। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सी में आपका क्या क्या सही हो जाएगा, तो 2 5 और 6 आपका यहाँ पर सही है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। निर्भर अधिगम शैली के अंतर्गत अधिगमकर्ताओं द्वारा अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, प्रतिस्पर्धा में सापेक्ष सहयोग को अधिक महत्व देना तथा अवधारणा और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 327 में पहुंच चुके हैं। 327 में क्या लिखा है, शिक्षण में कौन से कार्यकलाप उनके अनुचित क्रिया चरण से सम्मिलित हैं। 1 नंबर पाठ योजना। 2 नंबर आपका है अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण। 3 में आपका है प्रश्नों के साथ विकर्ण विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। 4 में आपका है प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना और यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षण करना। और 5 में लिखा है विद्यार्थी के कार्यों को प्रेरित एवं उसकी निगरानी करना। ये जो है आपका कूट में आंसर होगा। तो इसका जो है कि हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पर नीचे देखें कूट, तो कूट के अनुसार जो है कि यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला जो है कि ऑप्शन जो दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपका विस्तार पूर्वक ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए में आपका लिखा है 1 2 और 3। 2 में लिखा है 3 4 3 2 3 और 4। सी में लिखा है आपका 1 3 और 4। डी में लिखा है आपका 3 4 और 5। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का मतलब सही आपका 3 नंबर सही है, आपका 4 सही है और 5 सही है। मतलब जो आपका दिया है कूट में ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। और वहाँ पर जो दिया गया था नंबर सिस्टम में, तो वहाँ पर आपका जो है 3 4 और 5 जो है आपका सही है। अब हम लोग इसकी जो है कि सही रूप से व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, शिक्षण कार्यकलाप को निम्न चरणों में विभाजित किया गया। जो शिक्षण जो है उसको जो है कि निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया। इसको देखते हैं। पूर्व संज्ञात्मक चरण, अंतर संज्ञात्मक चरण, उत्तर संज्ञात्मक चरण। सभी चरणों को शिक्षण प्रक्रिया में अपने अपने कार्य निर्धारित होते हैं। अंतर संज्ञात्मक चरण निम्न पद है। कक्षा का कार्य, अधिगमकर्ता का जानना। इस पद में अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के कार्यकलाप निमित्त करता है। प्रश्न के साथ विकर्तिकृत विषय वस्तु का चुनाव और प्रस्तुतिकरण। 2 में है प्रतिपुष्टि और पूर्वलंबन। 3 में है विद्यार्थी के कार्यों को प्रेरित करना एवं उन पर ध्यान देना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 328 में पहुंच चुके हैं। 328 में क्या लिखा है,
प्रभावी अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए नियंत्रण उच्च कर्म क्या है। तो ऑप्शन यहाँ तो नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में जो है आपका कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका जो लिखा है ABCD, तो उसको जो है देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है ग्रहण करना, मूल्यांकन करना, प्रतिक्रिया करना, संगठन करना, चित्रीकरण करना। अब इसमें से कौन कौन सही है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों को सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर हम लोग चुनेंगे, तो देखते हैं 1 नंबर में A, B, C और D। बी में दिया है, मतलब कौन पहले होगा कौन बाद होगा उसके अनुसार हम लोग को चुनना है। तो बी में दिया A, C, B और D, सी में दिया C, D, E और A, और डी में दिया है B, C और A, D। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और ये क्वेश्चन आपका जो है नेट 2020 नवंबर के समय में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो अब देखते हैं इसका व्याख्या। प्रभावी अधिकार क्षेत्र संबंधित अधिगम परिणामों का इंगित करने के लिए निम्न स्तर से उच्च स्तर कर्म। निम्न स्तर मतलब ग्रहण करना, प्रतिक्रिया करना, मूल्यांकन करना, संगठन और चरित्रीकरण करना। ये आपका जो है सही आंसर और सही व्याख्या जो है हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 329 में जाते हैं। 329 में क्या लिखा है, यदि शिक्षण को सात्वक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया शिक्षण एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है। तो कौन करता है, तो यहाँ देखते हैं। A नंबर प्रशिक्षण, B नंबर अनुकूलन, C नंबर अनुदेशन, D नंबर मातोरोपण। ये जो है क्वेश्चन आपका जो है 2020 में नेट में पूछा गया और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C जो है आपका सही हो जाएगा। अनुदेश जो आपका सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, यदि शिक्षण का संज्ञात्मक की तरह देखा जाए तो अनुदेशन प्रकर्ता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 330 में आ चुके हैं। 330 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिवर्त करता है। अब यहाँ पर हम लोग को जो है 4 ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना, सुनना और पढ़ना है। इसके बाद आंसर हम लोग को करना है। तो पहला यहाँ पर देखते हैं, पहला क्या लिखा है। ये भी जो है कि आपका जो है कि जो ऑप्शन है इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। दृश्य श्रव, कार्णिक, मौखिक, दृश्य परक और ICTC आधारित। बी में आपका लिखा है, बी में क्या लिखा है, कार्णिक, मौखिक, दृश्य श्रव और ICTC आधारित। सी में लिखा है आपका ICT आधारित, दृश्य श्रव और कार्णिक, मौखिक, दृश्य। और डी में लिखा है आपका दृश्य परक, कार्णिक, मौखिक और ITC आधारित और दृश्य श्रव। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका सही हो जाएगा। बी जो है आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम लोग जो है इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास का सही अनुक्रम है कार्णिक, मौखिक, दृष्टिपरक, दृश्य श्राव और ICTC आधारित। ये जो है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 331 में आ चुके हैं। इसमें जो सूची दिया गया है तो सूची को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर मिलाते हैं आपका व्याख्या में। तो व्याख्या कहाँ गया, व्याख्या में आते हैं और व्याख्या में जो है कि हम लोग मिलाने का काम करते हैं। व्यवहार, शिक्षण प्रवृत्ता और इधर जो है वितरण। यहाँ पर हम लोग जो है कि डायरेक्ट जो है कि यही मिला देते हैं। तो क्या है, पहले अनुदेशन। अनुदेशन आपका जो है कि मैचिंग करेगा आपका अधिगम संवर्धन है तो शिक्षक द्वारा पद्धति द्वारा क्रियाओं का अनुप्रयोग। आपका संप्रेषण होगा शाब्दिक अशाब्दिक रूप से सोच एवं विचारों का संप्रेषण। और सी नंबर है प्रबंधन, कार्य संगत क्रियाओं का आधिकारिक बनाना तथा कार्य असंगत क्रियाओं का न्यूनतम बनाना। और डी में से होना तो समूह व्यवहारों और गतिविधियों पर नजर रखना तथा उन पर तत्काल प्रक्रिया देना। ये आपकी होगी है आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 300 जो है कि 32 आगे, निम्नलिखित में से कौन कौन से शिक्षण पद्धतियाँ, निम्नलिखित में जो दिया गया उसमें से कौन कौन सा जो शिक्षण पद्धतियाँ प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी होता है। जो प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी है उसके बारे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, मतलब कि जो है टिक करना है, बताना है। तो यहाँ पर आपको जो है कूट में आंसर करना है। तो हम लोग ABCDE दिया है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आपका जो है टीम शिक्षण तथा व्याख्यान देना A। B में आपका दिया है निपुण और भूमिका निर्वाह। C में दिया है दृश्य श्राव के उपयोग अथवा उनके बिना व्याख्यान देना। D में दिया है कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता। E में दिया मुक्त तथा अनुभाविक पहल। और F में दिया अंत क्रियात्मक प्रस्तुतिकरण। तो इसका जो आपका सही आंसर जो देखिएगा तो आपका सही आंसर आपको कोट में दिया है। कोट में जो है कि हम लोग को
देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है ए में दिया बी डी और ई, बी में दिया ए बी और सी में दिया सी डी और एफ, डी में दिया डी ई और एफ। तो इसका जो है आपको जो है 2019 में नेट यूजीसी नेट में ये सवाल पूछा गया था और ये आपका जो है कि ये सवाल देखिए और इसमें जो है कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, मतलब डी बी डी और ई जो है आपका सही है। अब इसका जो है कि हम लोग देखते हैं व्याख्या। निपुण तथा भूमिका निर्वाह कार्यशाला तत्व कार्यों के प्रतिभागी और मुख्य व अनुभाविक हाइड्रोटिक्स पहल इत्यादि शिक्षण पद्धतियों प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी होता है। अधिगम शैली में अभिप्राय अधिगम के लिए अपनाए गए ऐसे तरीके साधन का पद्धति से है जिसमें एक अधिगमकर्ता को किसी अधिगम परिस्थितियों में अपने सामर्थ्य तथा अधिगम उपदेश के अनुरूप अच्छे अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 333 33 और 3। शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन से अधिगम परिणाम अबोध स्तर का प्रयुक्त होते हैं? जो परिणाम अबोध स्तर का प्रयुक्त होते हैं उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर आंसर करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका जो है सही होगा। तो पहला ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन क्या है? तथ्यों को लंबे समय तक प्रत्याशमन और आधारण कर रखना। बी में है तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना। सी में है विचारों के रचनात्मक निर्माण और आलोचनात्मक व्याख्या। डी में है तथ्यों और सूचना का प्रभुत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं व्याख्या। शिक्षण के स्तर पर तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखने के संबंधी अधिगम परिणाम अबोध स्तर का प्रयुक्त होते हैं। अबोध स्तर का प्रमुख प्रस्ताव हेनरी सी मार्सिन। इस स्तर के तथ्यों का केवल याद रखना आवश्यक नहीं है बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक। मतलब किसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ना ही आवश्यक नहीं होता है, उसको समझना जो है कि ज़्यादा आवश्यक होता है ना। सामान्यीकरण करने का अर्थ होता है अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषा आदि को समझना। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 334 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। 334 नंबर में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से अधिगम सामग्री प्राकृतता से प्रस्तुति अत्यधिक संरचनाबद्ध और व्यक्तिपरक होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया है विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकें। बी में है पठन हेतु सिफारिश की गई पत्रिकाएं और लेख। सी में दिया है विस्मरक पठन हेतु चयनित महान चिंतकों के लेख। डी में है अभिक्रमित अनुदेशात्मक मांडुकरण अधिगम सामग्री। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये जो है यूजीसी नेट 2019 में ये सवाल पूछा गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा? अभिक्रमित अनुदेशात्मक मांडुलियर अधिगम सामग्री में प्रस्तुत अत्यधिक संरचनात्मक और व्यक्तिपरक होती है। स्मिथ और मूरे के शब्दों में अधिकृत अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है जिसके द्वारा छात्रों की उसके प्रचलित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल परतों के सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 335 में आ चुके हैं। 335 में क्या लिखा है? ए नंबर में लिखा है चर्चा के विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्य कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है। तर्क आर उद्देश्यों के स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अब क्या है इसमें से आपका जो है कि ऑप्शन जो है देखना है और आपको सही ऑप्शन में टिक लगाना है। तो कूट में आपका देखिए ए और आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्ट व्याख्या है। बी में आपका बोला गया है ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्ट व्याख्या नहीं है। और सी में आपका बोला गया है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी में है ए गलत है किंतु आर सही है। तो ये आपका 2019 यूजीसी नेट में पूछा गया था जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी नंबर आपका जो है सही है। ए गलत है किंतु आर जो है आपका सही है। अब हम लोग इसका जो है क्या करना है, इसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्याख्या। दिया गया अभिकथन ए की चर्चा के विषय में उद्देश्यों के परिभाषित करना अनिवार्य कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है, गलत है। क्योंकि कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत सर्वप्रथम जिस विषय पर चर्चा करनी होती है उसके उद्देश्य को सही, स्पष्ट एवं परिभाषित किया जाता है, जबकि तर्क आर उद्देश्यों के स्पष्ट रूप में परिभाषित करने में विद्यार्थियों के विषय का बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। सही है क्योंकि उद्देश्यों का स्पष्टीकरण के पश्चात विषय वस्तु का अधिगम आसानी से होता है। स्पष्ट है अभिकथन ए गलत है परंतु आर जो है सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 336 में आ चुके हैं। 336 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इसको ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के बाद समझने का प्रयास करें और इसको जो है कि आपको यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और जो है कि आपको अच्छा ना लगे तो आप छोड़ भी सकते हैं, और आपको सुनने का मन नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। आपको फ़ायदा लगता है तो इसे ज़रूर सुने, बार बार सुने, हर बार सुने, मतलब 2 या 3 बार सुने। एक बार पूरा वीडियो देखें, फिर एक बार रिवीजन के लिए देखें। कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्म उच्च शिक्षा से शैक्षणिक प्रौद्योगिकी अनुकरण विकास को सही सही प्रतिपादित करता है? ए नंबर में आपका क्या लिखा है? ए नंबर में आपका लिखा अभिकृतित अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक सहायता, ऑनलाइन मॉड्यूल सामग्री। बी में है पाठ्य पुस्तक, अनुपूरक सामग्री, अभिमित अधिगम सामग्री, मॉडल सामग्री और ऑनलाइन विद्या। सी में है मॉडल यूज सामग्री, अभिकृत अभिप्राय, ऑनलाइन और पाठ्य पुस्तक अनुपूरक सामग्री। और डी में दिया आपका ऑनलाइन विद्या, मॉडल और सामग्री, पाठ्य पुस्तक अनुपूरक सामग्री तथा अभिवृत अधिगम सामग्री। ये क्वेश्चन आपका जो है 2019 नेट में आपका ये सवाल को जो है पूछा गया। इसका आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी जो है आपका सही है। बी नंबर आपका जो है इसका आंसर यदि देखा जाए तो बी आपका जो है कि आपका सही आंसर है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है? उच्च शिक्षा के शैक्षणिक प्रौद्योगिकी अनुपूरक के विकास को निम्नलिखित कर्म से सही ढंग से प्रतिबंधित करता है। पाठ्य पुस्तक, अनुपूरक सामग्री, अभिक्रमित अधिगम सामग्री, मॉडल सामग्री, ऑनलाइन विद्या। अब हम लोग 337 नंबर में पहुंच जाते हैं। 337 जो है कूट में आंसर करना है। तो 337 का क्वेश्चन जब देखा पढ़ते हैं हम लोग ध्यानपूर्वक से सुनने का प्रयास करिए। लिखा है छात्रों और शिक्षकों के दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत हैं। ए नंबर अति सोहित पर बल, बी विशेषणों का उत्तर पारक उपयोग, सी स्पष्टता, टी संस्पृष्टता, ई नंबर परिशुद्धता, एफ नंबर जटिल वाक्यों का उपयोग। तो इसका जो है कि आप देखिए तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया है। ए में क्या दिया है? ए, बी और सी सही है। बी में दिया आपका जो है बी, सी और डी सही है। उसके बाद सी में दिया है सी, डी और ई सही है। और उसके बाद आपका जो है डी में दिया है आपका डी, ई और एफ सही है। तो इसका आंसर आपका जो है कि सी नंबर सही है। ये जो है 2019 में ये सवाल पूछा गया था। छात्रों और शिक्षकों द्वारा छात्रों के मतलब छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन सिद्धांत निम्नलिखित हैं। स्पष्टता, संपृष्टता, परिशुद्धता। किसी भी भाषा लेखन का अर्थ है मन के विचारों को कागज पर अंकित करना। जो आप मन में सोच रहे हैं उसको कागज में लिखना ही लेखन है। मतलब मन में जो विचार आ रहे हैं उसको जो कागज में लिखना लेखन कहलाता है। लेखन के 2 पहलू होते हैं, एक संगठन और है लिप्तिकरण। लेखन एक लेखन भूमिका जिसमें विचार करना, लिखित पाठ्य पुस्तक के स्वरूप को तय करना, कविता, कहानी, रिपोर्ट, रेसिपी, निदर्शों का समूह आदि तथा इसके बारे में सोचना शामिल होता है। मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करना संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। एक सचिव भूमिका जिसमें इस बात पर ध्यान देना शामिल होता है कि लेखन किस प्रकार के प्रस्तुत किया जाए ताकि दूसरे लोग इसे पढ़े और समझ सके। इसमें हस्तलेखन, स्पेलिंग, विराम चिन्ह और सामान्य लेआउट जैसे पहलू शामिल हैं। लिपिकरण में लेखक एक अंतिम ड्राफ्ट से पूर्ण आरेख का कार्य करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 338 में आ गए हैं। 338 में क्या लिखा है? कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत ही सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता या करती है, या शिक्षण किस स्तर पर सम्मिलित होगा? ये जो आपका नेट 2019 में पूछा गया। और इसका ऑप्शन ए देखते हैं स्वायत्ता विकास आधार, बी नंबर स्मृति स्तर, सी नंबर अवबोध स्तर और डी नंबर चिंतन स्तर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अवबोध स्तर, सी नंबर आपका जो है सही है। अब इसकी जो है कि हम लोग व्याख्या देखते हैं। कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करती है तो शिक्षण और शिक्षण के अवबोध स्तर संबंधित होगा। इस स्तर में शिक्षण में शिक्षक छात्रों और पाठ्य पुस्तकों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों के अवबोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों की आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है या शिक्षण उद्देश्यों के केंद्रीय तथा सूझबूझ की युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 339 में क्या लिखा है? ज्ञान तक पहुँचने को जो ज्ञान है ना, हम लोग जो है कि इसके बाद जो है 11 क्वेश्चन मात्र बच जाएंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा। 339 नंबर का सवाल में लिखा है ज्ञान तक पहुंचने के किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए आगमनात्मक विधि, बी निगमनात्मक विधि, सी वैज्ञानिक विधि और डी जो है सकारात्मक विधि। तो इसका जो है ये भी आपका जो है नेट
2019 में पूछा गया है और इसका आंसर आपका जो है वैज्ञानिक विधि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या लिखा है। ज्ञान तक पहुंचने के लिए संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि पर बल दिया जाता है। ज्ञान प्राप्ति का यह विशेष विधि जिसमें संयुक्त रूप से एक दूसरे का विपरीत गुण वाले विधियों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः विशिष्ट सामान्य की ओर विधि आगात्मक विधि में और सामान्य से विशिष्ट की ओर विधि निगात्मक विधि के प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधि दोनों सिद्धांतों पर काम करती है, पहली खोज विधि और दूसरी जो है अवधारणा या मानने की विधि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 340 में आ चुके हैं। 340 में क्या लिखा है? 340 में लिखा है आपका विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन, मतलब जो विद्यार्थी केंद्रित जो कक्षा है उसका प्रयोजन क्या है उसके बारे में यहाँ पर जो है कि सवाल पूछा गया है। तो विद्यार्थी केंद्रित पर क्या प्रयोजन हो सकता है, इसको यहाँ पर 4 ऑप्शन में जो आपका यहाँ पर बताने का कार्य किया है। तो 4 ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ए जो है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, बी जो है शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास, सी नंबर पूर्ववर्तित ज्ञान का पर्यटन और डी में सर्मक कक्षा का अंगभूत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कक्षागत विद्यार्थियों में अनेक प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। इन व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए एक कुशल शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन करता है। इस प्रकार कक्षा का प्रयोजन सभी प्रकार के व्यक्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है ना। तो ये जो है कि हम लोग जो है अब जो है 341 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। 341 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अध्यापन के कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। मतलब अध्यापन में कौन सा ऐसा विधि है जो ज्ञान को जो अधिक ज़्यादा प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है, समस्या समाधान विधि। ऑप्शन बी है प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन सी है स्व अध्ययन विधि और डी में है टीम अध्यापन विधि। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्या समाधान विधि। अब इसकी जो हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, समस्या समाधान विधि अधिकतम ज्ञान का प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। मानव जीवन में अनेक समस्या आती है जिसमें उसमें तनाव, संघर्ष, विफलता, मतलब एक मानव जो होता है उसमें अनेक प्रकार की समस्या जो है आती जाती रहती है। हर एक प्रकार की समस्या जो है मानव जीवन में जो है मानव को सामना करना पड़ता है। वही जो है यहाँ पर तनाव है, तनाव भी जो है मानव के शरीर में आता है। संघर्ष तो हर समय आता है। विफलता मतलब जो है कभी ना कभी जो है कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो सफल जरूर हुआ होगा। निराशा जब असफल होगा तो आदमी जो है जब उदास होगा तो निराशा तो आएगा ही। जैसे परिस्थितियों का जन्म लेती है, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए टीचर को स्टूडेंट को प्रारंभ से ही समस्या समाधान विधि के द्वारा अध्ययन देकर उसमें तर्क और निर्णय द्वारा किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास करना चाहिए। मतलब एक विद्यार्थी में जो समस्या आ रही है, कौन कौन सी समस्या आ रही है, संघर्ष का समस्या, तनाव की समस्या, चिंता की समस्या, असफलता की, निराश की, ये सब समस्या को दूर करने के लिए जो है समस्या समाधान विधि का जो है उपयोग करना चाहिए। मतलब बचपन से ही जो है कि शिक्षक को जो है समस्या समाधान विधि का जो है प्रयोग करना चाहिए। समस्या समाधान विधि का अध्ययन देकर उसमें तर्क और निर्णय किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास करना चाहिए। इसमें छात्रों को शैक्षणिक कठिनाइयों का समाधान किया जाता है। छात्र स्वयं सीखने के प्रेरित करते होते हैं। 1971 की उस स्थिति को समस्यात्मक कहा है जिसमें व्यक्ति किसी लक्ष्य तक पहुंचने की चेष्टा करता है, वह प्रारंभ प्रयास असफल हो जाता है। उसके लिए उसे 2 या 2 से अधिक अनुक्रिया करनी पड़ती है। 1 नंबर समस्या का चयन करना, 2 समस्या कारणों का पता लगाना, 3 समस्या संबंधित तथ्यों सूचनाओं एकत्रित करना, 4 समस्या का हल खोजना, विश्लेषण और निष्कर्षण, 5 जो है समस्या हल व समाधान निकालने का प्रयोग। विशेषताएं छात्र या छात्रों की समस्या समाधान के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करती है। और डी 2 में है, इसमें छात्रों के क्रियाशील रहता है एवं स्वयं सीखने व प्रयत्न करता है। और आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है या मानसिक कुशलता के विकास में सहायक है। मतलब मानसिक जो कुशलता है उसमें जो सहायक होता है। या छात्रों के आत्मनिर्णय लेने में कुशल बनाती है। छात्रों की बुद्धि का प्रखर होती है। छात्र का जो बुद्धि होता है उसको जो है कि तेज करने कार्य करता है। उसके बाद जो है आपका जो है 6 में क्या लिखा है, छात्रों की मौखिक चिंतन, जो मौखिक चिंतन है, उदारता, सहिष्णुता, सहयोग की भावना आदि का विकास होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 342 में आ चुके हैं। 342 में क्या लिखा है, ये भी यूजीसी नेट 2007 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली है। ए नंबर शिक्षण अभ्यास के दौरान,
बी नंबर शिक्षण अभ्यास के बाद, सी नंबर शिक्षण अभ्यास से पहले और डी में उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही है। ऑप्शन माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों को शिक्षण अभ्यास से पहले सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि इससे बगैर आगे शिक्षण को सही तरीके से नहीं किया जा सकता, ना ही छात्रों को आगे की बातें सही तरीके से समझ में आ सकती है। इसलिए जो है कि माइक्रो शिक्षण जो है पढ़ाने से पहले, मतलब माइक्रो टीचिंग जो है वो पढ़ाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 343 में आ चुके हैं। 343 में क्या है, 343 में आपका लिखा है, 343 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा है निम्न में से कौन सा अधिक अंतक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख केंद्रिका है। मतलब कि जो है कि हम लोग जो है चाइल्ड सेंटर के ही बारे में बताया। ए नंबर संगोष्ठी, बी नंबर वर्कशॉप, सी नंबर व्याख्यान, सी डी नंबर समूह चर्चा। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है डी जो है समूह चर्चा आपका सही हो जाएगा। ये जो है यूजीसी नेट 2009 में पूछा गया था। अब हम लोग जो है कि यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। समूह चर्चा में आप अपने विचार अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, अन्य लोगों के विचार से परिचित हो सकते हैं, अपनी रुचि चर्चा समूह शामिल होकर सार्थक चर्चा में भाग ले सकते हैं। मतलब चर्चा में क्या होता है, चर्चा में एक या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, है ना। तो भाग ले सकते या स्वयं में ऐसे मुद्दों के विषयों पर चर्चा लाने का पहल कदमी कर सकते हैं। समूह चर्चा अधिक अंतक्रियात्मक और विद्यार्थी मुख्य केंद्रित है, मतलब इसमें जो है कि विद्यार्थी केंद्रित ज़्यादा माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 344 में आ चुके हैं। 344 में क्या लिखा है, 344 में आपका जो है क्वेश्चन है उसके अनुसार हम लोग को जो है कि जवाब देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 344 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है। कौन सा बात सही है उसको यहाँ पर हम लोग क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग बताएंगे कि तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक बात आपका सही होगा। तो यहाँ पर ए नंबर में लिखा है बहुत औपचारिक तथा निकट, बी नंबर है कक्षा कच्छ तक सीमित, सी में है सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, और डी में उदासीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले इसकी व्याख्या को देखते हैं। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण बात सही है। शिक्षक छात्र संबंध शिक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों के लगभग 10 महीनों के लिए एक शिक्षक के साथ लगभग 5 से 7 घंटे एक दिन में खर्च करते हैं। यदि अध्यापक छात्रों के साथ सद्भावनापूर्ण अपना व्यवहार नहीं करेगा तो छात्र सीख नहीं पाएगा, और यदि छात्र अध्यापक का सम्मान नहीं करेगा तो अध्यापक पढ़ा नहीं पाएगा, जिससे अधिगम और शिक्षण दोनों प्रभावित होगा। इसलिए अध्यापक छात्र का संबंध सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपका बताया गया है कि एक विद्यार्थी जो है अपने शिक्षक के साथ जो है 6 से 7 घंटा लगभग 4 घंटा वो रहता है, और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान नहीं होगा, सद्भावनापूर्ण नहीं होगा, एक दूसरे का जो है कि कार्य जब बढ़िया से नहीं होगा तो वो जो है पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ सकता है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 345 नंबर पहुंच चुके हैं। 345 में क्या है, अध्यापन के प्रति ज्ञातात्मक उपागम का तौर पर ए नंबर अध्यापक सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए, बी अध्यापकों को ऊर्जावान तथा गतिशील होना चाहिए, सी अध्यापन के प्रकरण अत्यधिक गतिशील होने चाहिए, और डी में विद्यार्थियों की गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। अब इसका जो है आंसर जो है क्या हो जाएगा, आंसर जो है आंसर नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका व्याख्या। तो व्याख्या क्या है, अध्ययन के प्रति ज्ञातात्मक उपागम का तात्पर्य है विद्यार्थियों की गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। हम लोग ये जो क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट 2012 से लिया गया है, 2012 में ये सवाल पूछा गया था। अब हम लोग 346 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। 346 में क्या लिखा है, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावशाली विधि है। जो वर्तमान समय है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली जो विधि है वो कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन के अनुसार आंसर करना है। ए नंबर में आपका है स्वतः अध्ययन, बी आमने सामने अध्ययन, सी नंबर ई लर्निंग, और डी नंबर मिश्रित अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अध्ययन। मतलब आपका ये जून 2013 का सवाल है। अब क्या है, अब देखते हैं डी, वर्तमान में अध्ययन की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि मिश्रित अध्ययन है। इसके तहत डिजिटल एवं ऑनलाइन मीडिया
मीडिया के तरह से शिक्षण कार्य किया जाता है। तो ये दोनों हो जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो जाता है, इसलिए ज़्यादा प्रभावी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 347 में पहुंच चुके हैं। 347 में क्या लिखा है, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है। प्रभावी शिक्षण जो है निम्नलिखित में से क्या है। ए नंबर शिक्षक का संतोष, बी नंबर शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, सी नंबर शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, डी नंबर व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। ये 2013 का सवाल है, दिसंबर का, यूजीसी नेट का। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, शिक्षक एवं छात्रों को पढ़ाना और समझाना सही हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण एवं तकनीकी जिसमें छात्र, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रभावी शिक्षण व तकनीकी है जिसमें ज्ञान का प्रभाव सतत बिना किसी अवरोध से के बनी रहें और छात्र आसानी से ज्ञान का ग्रहण कर सके। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण समय समय पर सर्वदृश्य चित्र का उपकरण का सहारा लेते हैं। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 348 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के अध्यापक के प्रश्न पूछते हैं। बी नंबर, विद्यार्थी की उपस्थिति अधिकतम हो। सी नंबर, कक्षा में पूर्ण शांति हो। डी नंबर, विद्यार्थी अपनी कॉपियों में नोट्स ले रहे हो। ये जो 2014 यूजीसी नेट का है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 349 में आ गया है। निम्नलिखित सूची के शिक्षण विद्यार्थियों के प्रतिबद्धता क्षेत्र की पहचान कीजिए, सही कोट का चयन कीजिए, उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका एक में लिखा है ठीक से करो उपागम, समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाना। 2, 3 में आपका दिया है कक्षागत निष्पादन जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शामिल है को अभिवृद्धि करना। 4 में है सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता हेतु तत्परता। 5 में शैक्षणिक एवं विषय वस्तु से संबंधित परिवर्तन का अर्जन। और आपका जो है 6 में दिया है निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा बौद्धिक ईमानदारी सम्मान। ये हम लोग का जो है कि यहाँ पर दिया है, इसके अनुसार जो है कि हम लोग को देखना है और कौन सा ऑप्शन सही होगा। कूट में दिया है और कूट को जो हम लोग यहाँ पर देखना है। तो कूट ए में दिया है 1, 2 और 3, बी में दिया है 2, 3 और 4, और सी में दिया 1, 4 और 6, और डी में दिया 4, 5 और 6। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी से प्रतिस्पर्धा क्षेत्र निम्नलिखित है। 1 नंबर, ठीक से करो उपागम। 2, 4 में है सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता हेतु तत्परता। और 6 निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा बौद्धिक ईमानदारी का सम्मान। आज का जो अंतिम सवाल 350 नंबर का सवाल, आज का जो है कि अंतिम सवाल जो है उसको आज हम लोग करते हैं। अंतिम सवाल 350। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कोई पाठ को बाल केंद्रित विधि के अधिगम करने की विधि है। कोई पाठ को बाल केंद्रित विधि से अधिगम करने की विधि है। ऑप्शन ए, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि। ऑप्शन सी, समूह शिक्षण विधि। ऑप्शन डी, भाषण विधि। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्या समाधान विधि, है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या लिखा है, कोई पाठ को बाल केंद्रित विधि से अधिगम करने की विधि समस्या समाधान विधि कहते हैं, या एक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक से संबंधित होती है। इस विधि का प्रयोग छात्रों की समस्या को हल करने की क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है और विद्यार्थी उनका हल ढूंढने के लिए प्रयास करता है, अतः अध्यापक को हल ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। समूह शिक्षण विधि, समूह कार्य का व्यवस्थित एवं सक्रिय शिक्षण विधा है जो छात्रों को छोटे समूह से मिलकर एक आम लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये आपका जो है 50 क्वेश्चन आज का जो है कंप्लीट हो गया। अब आगे का 50 क्वेश्चन 350 से लेकर 351 से लेकर हम लोग जो है कि 400 तक करेंगे कल। और आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, पूर्ण देखें, और इसको जो है एक बार देखने के बाद रिवीजन के लिए दूसरा बार देखें। आपको जो है लाभ जरूर होगा। यदि आपको लगता है लाभ होगा तो इसको देखें और शेयर भी करें, है ना। जिसकी आवश्यकता है उनको शेयर करें और जो करने का अच्छा है करें। लेकिन जो है कि आप अपना जो है कि यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।